Everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the second lesson of physics series, that is a wave optics. Wave optics ये लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है. ओके, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द ब्रिस्टल्स लॉ. ओके, ब्रिस्टल्स लॉ के बारे में अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन ली थी. ठीक है, ब्रिस्टल लॉ का स्टेटमेंट हमने देखा था, दैट इज द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो म्यू विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ IP. ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट. ठीक है, इंटरफेरेंस काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इस लेसन का. इसके बाद में डिफ्रैक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलो सो पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है. देखो, उसका एक डेफिनेशन मैंने जो कि यहाँ पर बोर्ड पर लिख रखा है. इस डेफिनेशन को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है. देखो, द इन्हांसमेंट और कैंसलेशन. ओके, इन्हांसमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्हांसमेंट? इन्हांसमेंट क्या होता है? इन्हांस होना मतलब बढ़ना. ओके, इंक्रीज होना, इसको हम इन्हांसमेंट कहते हैं. ओके, सो इन्हांसमेंट और कैंसलेशन. कैंसलेशन मतलब तो पता ही है आपको. ठीक है, इन्हांसमेंट और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर क्या होने वाला है? एक तो इन्हांसमेंट होने वाला है या फिर कैंसलेशन होने वाला है. इन्हांसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा या तो डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा. ओके, क्यों होने वाला है? ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स. ठीक है, लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होने की वजह से. ठीक है, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव. सुपरपोजिशन होना मतलब क्या होना? दो लाइट वेव्स एक दूसरे से ओवरलैप करना, कोइंसिडेंट करना, एक दूसरे के साथ में रहना, इंटरसेक्ट करना, इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन. ठीक है, सो सुपरपोजिशन होने की वजह से जो लाइट वेव्स का, जो भी वेव्स का इन्हांसमेंट होने वाला है या फिर कैंसलेशन होने वाला है. क्यों होने वाला है? डिस्प्लेसमेंट्स का. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट का एक तो इन्हांसमेंट या फिर कैंसलेशन होने वाला है. ओके, सो ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन होने की वजह से ये होने वाला है. चलो, ये डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं इजी बहुत लगती है, लेकिन समझ में कुछ क्लियर नहीं हो रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट का इन्हांसमेंट और कैंसलेशन क्या होता है. तो ये समझने के लिए हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा सबसे पहले दो वेव्स को. ओके, सो वी विल कंसिडर दी टू वेव्स. ठीक है, दो वेव्स में यहाँ से कंसिडर करूंगा. सबसे पहले when I will write first of all when crest of the one wave, when crest of one wave coincide with crest of another wave, there will be a maximum displacement. There will be a maximum displacement. ठीक है, इसके आगे का भी स्टेटमेंट अभी लिख देता हूं मैं. ठीक है, फिर बाद में हम ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करके समझेंगे उसको. ओके, when crest of one wave coincide with trough of another wave, then the minimum will be the displacement. ठीक है, चलो पहले सेंटेंस को, पहले स्टेटमेंट को हम समझते हैं सबसे पहले. व्हेन क्रेस्ट, अब देखो ट्रांसवर्स नेचर की जो वेव होती है उसके अंदर क्रेस्ट और ट्रफ का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है. जब एक क्रेस्ट और एक ट्रफ कंबाइन होता है तब एक सिंगल वेव का वहां पर फॉर्मेशन होता है. ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा रहेगा या फिर मैंने भी आपको यहाँ पर बताया है. ठीक है, सो व्हेन क्रेस्ट, अब यहाँ पर दो वेव्स की हम बात करेंगे क्योंकि हम सुपरपोजिशन की बात कर रहे हैं कि दो वेव्स यहाँ पर नजदीक आने वाली है. ओके, सो व्हेन क्रेस्ट ऑफ दी वन वेव, ठीक है, मतलब एक वेव का क्रेस्ट. ओके, क्रेस्ट ऑफ दी वन वेव, पहली वेव का क्रेस्ट
कोइंसाइड होने वाला है। कोइंसाइड होना मतलब नजदीक आना, इंटरसेक्ट करना, एक दूसरों को चिपकना, ठीक है। सो कोइंसाइड करने वाली है ये वेव, मतलब क्रेस्ट ऑफ पहली वेव का क्रेस्ट, डायग्राम जब ड्रॉ करूंगा तब और अच्छे से आपको क्लियर होगा। सो क्रेस्ट ऑफ दी वन वेव कोइंसाइड विद द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव, ठीक है। पहली वेव का क्रेस्ट और दूसरी वेव का क्रेस्ट जब कोइंसाइड होता है, मतलब पहले का भी क्रेस्ट और दूसरी वेव का भी क्रेस्ट जब दोनों कोइंसाइड होते हैं, तब क्या होता है, तब उन वेव के अंदर मैक्सिमम होता है डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो मैक्सिमम विल बी द डिस्प्लेसमेंट। अब जो वेव होती है ये क्या करती है, पार्टिकल को कैरी करती है, और पार्टिकल क्या करता है, एनर्जी को कैरी करता है, ठीक है। सो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा जब क्रेस्ट पहले वेव का और दूसरे वेव का क्रेस्ट कोइंसाइड करेगा तब। चलो, सो इसको हम डायग्राम के लैंग्वेज में हम इसको समझ लेते हैं कि ये पॉइंट क्या है। सपोज मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, सपोज दिस इज वन ऑफ दी वेव, ये एक वेव मैंने यहाँ से ड्रॉ कर दी, ठीक है। सो दिस इज अ क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव, ये पहली वेव का क्या है, मेरा क्रेस्ट है। दिस इज द क्रेस्ट फॉर द फर्स्ट वेव, ओके। अब दूसरी वेव मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ, सपोज आई विल टेक द सेकेंड वेव ओवर हियर, दिस इज द सेकेंड वेव, ये मेरा सेकेंड वेव है, ऐसा आपने कंसिडर यहाँ पर करना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट वेव का क्रेस्ट है, ये सेकेंड वाली वेव का क्रेस्ट है, ओके। सो दिस इज द क्रेस्ट ऑफ द सेकेंड वेव, क्रेस्ट है ये सेकेंड वाली वेव का, ओके। एंड दिस इज नथिंग बट द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव, ठीक है। और ये जो है ये क्या है, क्रेस्ट है फर्स्ट वेव का, ठीक है, पहली वेव का क्रेस्ट है। जब दोनों ये कंबाइन होंगे तब क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। सो क्रेस्ट क्रेस्ट जब कंबाइन होंगे तब क्या होने वाला है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दी मैक्सिमम इन दैट केस, ओके। सो मैक्सिमम विल बी दी डिस्प्लेसमेंट, बहुत ही ज्यादा वहां पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, मैक्सिमम केस में वहां पर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। चलो अब दूसरे सेंटेंस को समझो, व्हेन क्रेस्ट ऑफ वन वेव, ठीक है, एक वेव का क्रेस्ट ऑफ वन वेव, पहली वेव का क्रेस्ट जो रहने वाला है कोइंसाइड होने वाला है, कोइंसाइड विथ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, दूसरी वेव के ट्रफ के साथ, उस केस में क्या होता है, उस केस में मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, द डिस्प्लेसमेंट इज मिनिमम, ओके। इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट कैन बी टेकन एज मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो होती है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो दैट विल बी द मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। चलो, सो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज ये फर्स्ट वाला फिगर हो गया अपना, दिस इज द फर्स्ट, एंड सेकंड वाला फिगर जो रहेगा, मतलब सेकंड सेंटेंस के लिए पहला क्रेस्ट मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, सपोज आई विल ड्रॉ दिस क्रेस्ट ओवर हियर, ओके। सो क्रेस्ट फॉर द फर्स्ट वेव, ये पहली वेव का क्रेस्ट हो गया, ठीक है। और ये किसके साथ में कोइंसाइड करेगा, दूसरी वेव के ट्रफ के साथ में, ठीक है। सो ये यहाँ पर कोइंसाइड करेगा विथ रिस्पेक्ट टू दी ट्रफ ऑफ अनदर वेव, दूसरी वेव के ट्रफ के साथ में ये कोइंसाइड करेगा, ठीक है। सो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ में जब ये यहाँ पर कोइंसाइड करने वाला है, सब उस केस में क्या रहेगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होने वाला है, ओके। सो मैं यहाँ पर लेबल जैसे पहले लेबल किया हमने, ये क्या है, मेरा ट्रफ है, ओके। सो दिस इज अ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है, ट्रफ ऑफ अनदर वेव, दूसरी वेव का ट्रफ है ये, ओके। सो ट्रफ ऑफ सेकेंड वेव हम इसको यहाँ पर लेबल कर देते हैं तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा यहाँ से। सो दिस इज अ ट्रफ ऑफ अनदर वेव, ठीक है। इसके बाद में ये जो ऊपर वाला है मेरा, ये क्या है, दिस इज अ क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव, ओके, क्रेस्ट ऑफ पहला वेव, दैट इज अ फर्स्ट, ओके। क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव, ये पहले वेव का क्रेस्ट है, ये दूसरी वेव का ट्रफ है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वेव का, दैट विल बी दी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि इंटरफेरेंस क्या होता है, ये समझने की हम कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, इस डेफिनेशन को हम समझ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलो इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब यहाँ पर फंडा ये है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट वेव, ठीक है, पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अगर पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट बोलने की जगह पे एम्पलीट्यूड, ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव विच इज इक्वल विथ रिस्पेक्ट टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, अगर पहली वेव का एम्पलीट्यूड और दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड इक्वल होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर इस केस में मैंने इक्वल ही लिया है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव
is equal with respect to the amplitude of the second wave, in that case the displacement will be twice. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड अगर सेम होता है तो उस केस में यहां पर लिख देता हूं मैं, इफ एम्पलीट्यूड इज सेम, एम्पलीट्यूड अगर सेम है, ओके, अगर मेरा एम्पलीट्यूड सेम है उस केस में क्या होगा, ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट उस केस में क्या होने वाला है, ट्वाइस होने वाला है, डबल डिस्प्लेसमेंट वहां पर होने वाली है. ट्वाइस द डिस्प्लेसमेंट इज दैट. ठीक है, अगर एम्पलीट्यूड सेम है दोनों वेव्स का तो डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस होगी. ठीक है, लेकिन इस केस में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इसका एम्पलीट्यूड देखो, चेक करो, इसका एम्पलीट्यूड होगा ये ऊपर है, इसके लिए इसका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड लिया जाता है. क्रेस्ट का एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है और ट्रफ का एम्पलीट्यूड क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, सो जीरो विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा मेरा, इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट होने वाला है दैट इज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो जीरो विल बी द डिस्प्लेसमेंट इन दैट केस. इस केस में मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो होने वाला है जीरो के बराबर. ठीक है, सो जीरो विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब इसके बाद और एक रिलेशन है जिसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए. क्या रिलेशन है, द इंटेंसिटी ऑफ द वेव, जो वेव की इंटेंसिटी होती है, ओके, इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ओके, सो इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. ये रिलेशन है. ठीक है, जो वेव की इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से. ठीक है, और ये जो होता है ये ऑलवेज स्टेज दी नॉन यूनिफॉर्म, ये हमेशा नॉन यूनिफॉर्म होता है. ओके, दैट इज लार्जर एट सम प्लेसेस, कुछ प्लेसेस के ऊपर ये लार्जर होता है. ओके, एंड स्मॉलर एट अदर प्लेसेस, और दूसरी प्लेसेस के ऊपर ये क्या होता है, छोटा होता है. ठीक है, सो इंटेंसिटी इज लार्जर एट सम प्लेसेस एंड शॉर्टर और स्मॉलर एट दी अदर प्लेसेस. जो इंटेंसिटी होती है ये नॉन यूनिफॉर्म होती है. नॉन यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं होती है, सेम नहीं रहती है. सो ये लार्जर होती है कुछ जगह के ऊपर, कुछ प्लेसेस के ऊपर, और काफ़ी ज़्यादा छोटी स्मॉलर होती है दूसरी प्लेसेस के ऊपर. ठीक है, सो लार्जर एट सम प्लेसेस एंड स्मॉलर एट दी अनदर प्लेसेस. ठीक है, सो ये एम्पलीट्यूड के बारे में बात हो गई. अब देखो, लार्जर एट सम प्लेसेस मतलब इन्हांसमेंट. ठीक है, एंड शॉर्टर एट सम प्लेसेस मतलब कैंसलेशन. देखो यहाँ पर क्या हुआ है, इन्हांसमेंट. देखो डायग्राम, फिर से हम डेफिनेशन में आते हैं. द इन्हांसमेंट और कैंसलेशन. इन्हांसमेंट मतलब इस केस में एम्पलीट्यूड, इस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस हो रहा है, मतलब इन्हांस हो रहा है. ठीक है, सो इन्हांसमेंट यहाँ से वर्ड आया. इसके बाद कैंसलेशन मतलब क्या, इस केस में एम्पलीट्यूड कैंसिल हो गए और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो. ठीक है, सो इन्हांसमेंट और कैंसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दी सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स, इसी को कहा जाता है सुपर पोजिशन ऑफ लाइट वेव्स. लाइट वेव्स करीब आना, वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना, एक दूसरे के साथ पैटर्न जनरेट करना, इसी को हम सुपर पोजिशन कहते हैं. ठीक है, सो ये होता है. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज नथिंग बट दी इंटरफेरेंस. इसी को हम कहते हैं दैट इज अ इंटरफेरेंस. इसी को हम यहाँ पर इंटरफेरेंस कहते हैं. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. इसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल पार्ट अबाउट द इंटरफेरेंस. अब इंटरफेरेंस के दो टाइप्स होते हैं. कौन से टाइप्स होते हैं वो हम यहाँ से कवर करेंगे. चलो, सो इंटरफेरेंस के अब जो इंटरफेरेंस है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, फर्स्ट इज दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं. अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा होता है, ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं, कंसिडर करने वाले हैं. तो ये सीखने के लिए, ये स्टडी करने के लिए हमें यहाँ पर एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम कंसिडर करना होगा, जिसके अंदर हम दो सोर्सेस कंसिडर करेंगे. वी हैव टू कंसिडर दी टू सोर्सेस. दो सोर्सेस हमें यहाँ से कंसिडर करने हैं. चलो, सबसे पहले कंसिडर
टू सोर्सेस ऑफ वाटर वेव्स या फिर साउंड वेव्स भी आप ले सकते हो। दो सोर्सेस हमें कंसिडर करने हैं वाटर वेव्स के। ओके, सो वी हैव टू कंसिडर द टू सोर्सेस ऑफ द वाटर वेव्स के हमें यहाँ पर दो सोर्सेस कंसिडर करने हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर लेबल करता हूँ, सपोज S1 एंड S2 आर दी सोर्सेस। ओके, S1 और S2 क्या रहेंगे, हमारे सोर्सेस रहेंगे जो कि आपको यहाँ पर कंसिडर करने हैं। ओके, सो दीज सोर्सेस एमिट दी वेव्स। ओके, अब ये जो सोर्सेस रहेंगे ये क्या करेंगे, वेव्स को एमिट करेंगे। ओके, सो दे एमिट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। ये जो दोनों सोर्सेस हैं ये सेम फ्रीक्वेंसी की वेव्स जनरेट करेंगे या फिर एमिट करेंगे। दो सोर्सेस हैं तो दोनों भी क्या करेंगे, वेव्स जनरेट करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है, एमिट करेंगे, और वो जो वेव्स होंगी वो सेम फ्रीक्वेंसी की होने वाली है। सो सेम फ्रीक्वेंसी की वो वेव्स रहेंगी। ओके, एंड दे आर इन फेज। ओके, एंड इन फेज, और ये दोनों जो वेव्स रहेंगी ये फेज में रहने वाली है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई भी टाइम के इंस्टेंट में आप अगर आप यहाँ पर कंसिडर करते हो तो ये जो वेव्स है इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, और ये फेज के अंदर होगी, दे आर इन द सेम फेज। ठीक है, सो सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और फेज भी कैसा होना चाहिए इन वेव्स का, सेम होना चाहिए। ओके, सो सेम हैविंग द फेज इज दैट, फेज भी इन वेव्स का यहाँ पर सेम रहना चाहिए। चलो, सो ऐसे सोर्सेस हम यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले। चलो, सो आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी डायग्राम। हम यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करके समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। चलो, सो सबसे पहले आई विल कंसिडर द टू सोर्सेस। पहला, सपोज ये मेरा एक सोर्स है, यहाँ पर ले लिया मैंने, और ये एक मेरा दूसरा सोर्स है जो कि मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। सोर्सेस को हमने क्या नाम दिया है, दिस इज S1 सोर्स, ये मेरा S1 सोर्स है, दिस इज S2 सोर्स, ये मेरा दूसरा सोर्स है, S2 सोर्स है। ठीक है, अब ये सोर्सेस क्या करेंगे, वेव्स को जनरेट करेंगे। अब वो जो वेव्स रहेंगी वो स्पेरिकल या फिर सर्कुलर नेचर की वेव्स रहेंगी। ठीक है, सो सर्कुलर नेचर की मैं यहाँ पर वेव्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, सो आई विल ड्रॉ दी वेव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द कंटिन्यूअस सर्कल फॉर द क्रेस्ट। क्रेस्ट के लिए हम कंटिन्यूअस सर्कल का यूज करेंगे और ट्रफ के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे डॉटेड सर्कल्स का। ओके, सो डॉटेड सर्कल इज यूज्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ द ट्रफ। ओके, सो वेव्स क्रेस्ट और ट्रफ से बनकर के बनती है। जो वेव है वो क्रेस्ट भी होता है, उसके अंदर ट्रफ भी होता है, और अल्टरनेट फैशन के अंदर होते हैं ना। जैसे कि हम वेव को कैसे ड्रॉ करते हैं, जनरल वेव्स को हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले क्रेस्ट लेंगे, फिर ट्रफ लेंगे, फिर क्रेस्ट लेंगे, फिर ट्रफ लेंगे। इसके लिए यहाँ पर भी क्या लूंगा मैं, अल्टरनेटन फैशन में लूंगा। ठीक है, और जो क्रेस्ट रहेगा, क्रेस्ट को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। क्रेस्ट को किस तरीके से डिनोट करेंगे, क्रेस्ट को हम कंटिन्यूअस लाइन से डिनोट करेंगे। ओके, सो कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन या फिर सर्कल लिख देते हैं, सर्कल दैट विल बी मोर बेटर हियर। ओके, सो कंटिन्यूअस सर्कल से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला हूँ क्रेस्ट को। ओके, सो क्रेस्ट विल बी टेकन एज अ कंटिन्यूअस सर्कल। ओके, एंड ट्रफ जो कि मैं यहाँ पर डॉटेड सर्कल से बनाने वाला हूँ। ओके, सो दैट विल बी विथ रिस्पेक्ट टू दी डॉटेड सर्कल। ओके, जो मेरा ट्रफ रहेगा उसे हम यहाँ पर डॉटेड सर्कल से यहाँ पर बताने वाले हैं। सो ये जो आपको डॉटेड दिखाई दे रहा है ये क्या है मेरा, दिस इज अ सिंपल ट्रफ, ये मेरा ट्रफ है। ठीक है, अब क्रेस्ट, ये जो S1 सोर्स है ये क्या करेगा, वेव्स को एमिट करेगा, तो ये वेव्स को एमिट कर रहा है। इस तरीके से ये ट्रफ बनाने के बाद फिर से क्रेस्ट को एमिट करेगा। क्रेस्ट के बाद क्या आएगा, ट्रफ आने वाला है। सो देयर विल बी अगेन फॉर्मेशन ऑफ द ट्रफ, ट्रफ का फॉर्मेशन होगा, फिर किसका फॉर्मेशन होगा, फिर क्रेस्ट का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्रेस्ट का फॉर्मेशन है। ठीक है, इस तरीके से अल्टरनेट फैशन में क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ये इसका फॉर्मेशन होगा। फिर S2 सोर्स भी क्या करेगा, वेव जनरेट करेगा। दोनों भी सोर्स क्या करने वाले हैं, वेव्स को जनरेट करने वाले हैं, जो कि सेम फ्रीक्वेंसी की रहने वाली है और सेम फेज भी इन दोनों वेव्स का होने वाला है। ठीक है, सेम फेज मतलब दोनों भी वेव्स ओवरलैपिंग वेव्स हैं, सेम तरीके से ये जनरेट हो रही है, सेम तरीके से ये प्रोपोगेट हो रही है। चलो, सो ये भी वेव्स क्या करेंगे, यहाँ पर
सबसे पहले क्रेस्ट जनरेट करेंगी, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ। चलो, सो S2 वाला जो सोर्स है ये भी मेरा यहाँ पर से जनरेट करेगा कुछ इस तरीके से, क्रेस्ट जनरेट करेगा, फिर इसके बाद में ये जनरेट करेगा यहाँ से ट्रफ। ओके, सो ट्रफ विल बी जनरेट ओवर ईयर, ट्रफ यहाँ से जनरेट हो जाएगा, थोड़ा प्रॉपर निकाल लेते हैं डायग्राम को। सो यहाँ से ट्रफ जनरेट होगा, फिर इसके बाद फिर से क्या होगा, क्रेस्ट का जनरेशन होने वाला है, क्रेस्ट जनरेट करेगा, फिर इसके बाद क्या होने वाला है, ट्रफ का जनरेशन होने वाला है। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ, ट्रफ का फॉर्मेशन होगा, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, फिर से क्रेस्ट। ठीक है, सो इस तरीके से अल्टरनेट फैशन के अंदर यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर ये डायग्राम का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखो, अब जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर जो क्रेस्ट है वो कंटिन्यूअस सर्कल से मैंने यहाँ पर बताया है, और जो ट्रफ है उसको मैंने यहाँ पर डॉटेड सर्कल से बताया है। ठीक है, अब जिस पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट इज ओवरलैपिंग विथ क्रेस्ट, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर क्रेस्ट एंड क्रेस्ट कोइंसाइड कर रहे हैं वहां पर आपका फॉर्मेशन होने वाला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। ठीक है, वहां पर कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, वहां पर बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिधर क्रेस्ट पहली वेव का दूसरी वेव के क्रेस्ट से कोइंसाइड होगा, या फिर पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से भी अगर कंबाइन होता है तो उसी केस में आपका कौन सा इंटरफेरेंस बनेगा, कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, सो कंस्ट्रक्टिव के अंदर क्या होता है, क्रेस्ट क्रेस्ट कोइंसाइड होना या फिर ट्रफ ट्रफ कोइंसाइड होना, तब वहां पर फॉर्मेशन होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, चलो अब यहां पर देखेंगे हम। देखो, सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं। देखो, ये भी क्या है, क्रेस्ट क्रेस्ट का ओवरलैपिंग, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी क्या है, ट्रफ ट्रफ ज्वाइन हो रहे हैं, सेम है, तो ये भी फॉर्मेशन होगा क्रेस्ट का। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी क्रेस्ट का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम, ट्रफ ट्रफ मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, सो द लाइन ज्वाइनिंग, अब ये लाइन हम यहाँ से ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से लाइन का यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाला है। अब ये जो लाइन आपको ज्वाइन करती दिखाई दे रही है, मतलब क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ क्रेस्ट क्रेस्ट, इनको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है इसी को हम कहते हैं दैट इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, व्हेन द क्रेस्ट ऑफ द फर्स्ट वेव कोइंसाइड विद द क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव और ट्रफ ऑफ first wave coincide with respect to the trough of another wave, then the interference will form, that is a constructive interference। उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये क्या, ये जो लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है आपको, ये डिनोट कर रही है यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। ओके, सो दैट डिनोटिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, व्हेन द क्रेस्ट इज कोइंसाइडिंग विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रफ। ठीक है, मतलब पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से अगर कंबाइन होता है, कोइंसाइड होता है। ओके, इफ द क्रेस्ट ऑफ द वन वेव coincides with the trough of another wave, then there will be formation of destructive interference। Okay, so then there will be a formation of destructive interference। Okay, so उस केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जब एक वेव का ट्रफ दूसरी वेव के क्रेस्ट से यहाँ पर मैच करे, कोइंसाइड करे तब। ठीक है, चलो अब इसके लिए मैं यहाँ पर पॉइंट्स लेता हूँ रेड कलर के मार्कर से, थोड़ा हमें डिस्टिंग्विशन यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, सो ये मेरा सर्कल है, कंटिन्यूअस सर्कल को हम क्या बोल रहे हैं, क्रेस्ट कह रहे हैं, और जो डॉटेड है उसको हम क्या कह रहे हैं, ट्रफ कह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मेरा सबसे पहले देखेंगे ये क्रेस्ट और ये ट्रफ दोनों यहाँ पर कोइंसाइड हो रहे हैं, ये पॉइंट मिल गया यहाँ से। इसके बाद ऊपर वाला पॉइंट देखो, ये ट्रफ है और ये क्रेस्ट है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुका है मुझे। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, यहाँ पर एक पॉइंट मिल चुका है। ठीक है, इसके बाद ऊपर आओ, ये मेरा ट्रफ है, डॉटेड मतलब ट्रफ। ठीक है, और कंटिन्यूअस मतलब क्रेस्ट। सो यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहे हैं, यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, सो यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट मिलेगा। तो ये पॉइंट ही मतलब क्या है आपका, ये है मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब एक लाइन मैं यहाँ पर लूंगा, सो लाइन दिस विल बी ज्वाइन, ये यहाँ पर लाइन ज्वाइन होने वाली है और इसी लाइन को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो ये रेड वाला जो आपको यहाँ पर लाइन दिखा दे रहा है, ये जो लाइन आप यहाँ पर से देख सक रहे होगे, सो ये क्या है मेरा
डिस्ट्रक्टिव, दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ओके, ये मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन है। ओके, सो ब्लैक डॉट्स आर शोइंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द रेड डॉट्स एंड दिस रेड लाइन शोइंग द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, सो ब्लैक वाली लाइन हमें यहाँ पर शो करती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को, जो कि क्रेस्ट क्रेस्ट या फिर ट्रफ ट्रफ की कोइंसिडेंस जब होता है दो वेव्स, ठीक है, पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट से, पहली वेव का ट्रफ दूसरी वेव के ट्रफ से जब कोइंसाइड होता है तब वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जब पहली वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के ट्रफ से कोइंसाइड होता है तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पर अपन ने दो सोर्सेस कंसिडर करके यहाँ पर कंसिडर किया है कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो in this lecture we have studied about the most important point है ये, कई सारे एग्जाम्स के ऊपर, कई सारे एग्जाम्स में इसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। ओके, सो इंटरफेरेंस के बारे में अपन ने यहाँ पर आज इस लेक्चर में कंप्लीट किया है। सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।